नमस्कार भैया बहनों, आज हम दिल्ली के सुल्तान के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने दिल्ली के जो सुल्तान हुए हैं, दिल्ली सल्तनत के जो पांचों मुख्य वंश रहे, जिसमें गुलाम वंश, ये खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इसके विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। गैरिसन अर्थात जहां पर जो शासक थे अपने सैनिकों को एक किलेनुमा आकार के अंदर रखते थे, जो कि शहर के ही अलग इलाके में होता था। जैसे ये कोई शहर, मान लीजिए दिल्ली शहर, ठीक है। इस दिल्ली शहर के एक तरफ ये किलेबंदी के अंदर सैनिक का निवास रहता था, और ये जो शहरी हिस्सा था, यहाँ पर शहरी लोग इत्यादि, व्यापारी इत्यादि रहते थे। तो ये सैनिकों की जो किलेबंदी के अंदर निवास स्थान था, ये गैरिसन कहलाता था। गैरिसन। अब प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक समय कह सकते हैं, गैरिसन जो सैनिक इत्यादि थे, इनका सुल्तान इत्यादि ने शासक सत्ता स्थापित कर ली, और इनका शहरी जो सीमा थी उस पर नियंत्रण किसी भी प्रकार से नहीं रहता था। तो ये अपने आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए व्यापारियों से लूटपाट इत्यादि कर लेते थे और अपनी जरूरतें पूरे करते थे। लेकिन ये स्थिति दिल्ली के शासकों को ठीक भी नहीं लगती थी, तो उन्होंने इस पर नियंत्रण करने के बारे में विचार किया। हमें अच्छी तरीके से पता है कि दिल्ली से सुदूर एकदम बंगाल और इस तरफ सिंध, नक्शे में यदि देखा जाए तो एक पूर्व एक पश्चिम, तो बंगाल और सिंध में भी जो गैरिसन शहर होते थे, मुख्यतया दिल्ली सल्तनत में क्या होता था, सुल्तान अपने अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए, साम्राज्य की प्राप्ति के लिए वहां शासन सत्ता स्थापित तो कर लेता, लेकिन वहां से वापस दिल्ली की ओर लौटते ही वहां के जो सूबेदार या सामंत या वहां के स्थानीय शासक जो होते थे, वो उन पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। इसलिए वहां बंगाल और सिंध में जो गैरिसन होते थे, गैरिसन शहर, वहां पर भी नियंत्रण एक तरीके से बहुत ही कठिन कार्य था। दिल्ली से बार बार वहां सैनिक अभियान करना यह संभव ही नहीं था, क्योंकि आज की तरह परिवहन के साधन तो होते नहीं थे। हाथी, घोड़े, बैलगाड़ी, इन्हीं के आधार पर सेनाओं का अभियान चलता था, और उनके रसद इत्यादि की भी अनेकों प्रकार की तकलीफ होती थी। इनको हमेशा ये भय रहता था कि वहां पर बगावत, युद्ध, ऐसी स्थिति हो सकती है। ये स्थिति नियंत्रित में लाने का सर्वप्रथम कार्य रजिया के बाद में जो दिल्ली सल्तनत संभालने वाला बलबन, फिर खिलजी और मुगल तुगलक, इनके द्वारा एक तरीके से अभियान चलाया गया, जो भीतरी अभियान भी था। भीतरी अभियान के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, शासन सत्ता जो गैरिसन शहर होते थे, उनको शहर के भीतरी अभियान को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। यानी एक शासन की, जिसको कहते हैं प्रशासकीय व्यवस्था, सुचारू रूप से प्रारंभ की। उन्होंने जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, उसके जो आसपास जंगल इत्यादि थे, उनको साफ करवाया। वहाँ जो मवेशी पालते थे और जंगलों में जो निवास करते थे, उनको वहाँ से हटाकर किसानों को जमीनें दी खेती करने के लिए, और किसानों से एक निश्चित कर लिया गया जो सैनिकों की रसद आपूर्ति के लिए कार्य करता था, और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए किलेबंदी की, सैनिकों की छावनियां स्थापित की। ये इन्होंने एक तरीके से इस प्रकार से व्यवस्था प्रारंभ की, और इसके पश्चात बाह्य अभियान के अंतर्गत
जैसे अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर अपने सैन्य अभियानों को चलाया, जिसका कि मैं आपको जो मानचित्र दिया गया आपकी पुस्तक में, जिसमें दर्शाया गया है कि दिल्ली से रणथंभौर, चित्तौड़, गुजरात में सोमनाथ, देवगिरी, एकदम मदुरई तक। हमने पिछले अध्याय में भी रुद्रमा देवी का पढ़ा, तो रुद्रमा देवी का जो काकतीय वंश था वहां तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियान किए और वहां के जो भी राज्य के शासक इत्यादि थे उनको अपने नियंत्रण में लिया। तो गैरीसन शहर से साम्राज्य तक ये व्यवस्था स्थापित करने का कार्य बलबन खलजी और तुगलक के शासन काल में प्रभावी हुआ। इसके पश्चात हम कुछ सामान्य मस्जिदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मस्जिद अर्थात मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं उनके नमाज इत्यादि या एक तरीके से इबादत इत्यादि करने का स्थान, जहाँ पर वो सजदा करते हैं। सजदा का मतलब माथा और घुटने टेक कर वो अपने अल्लाह के समक्ष प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना में वहाँ जो मस्जिद होती थी, मस्जिद यानी दिल्ली की जो जामा मस्जिद, मस्जिद जामा भी कहते हैं, वहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को सारे मुस्लिम बंधु एकत्रित होते और नमाज एकत्रित करते और एकत्रित आए हुए जितने भी नमाजी थे उसमें से वो अपना एक नेता, जिसको कहते हैं इमाम, वो अपना चुनते। वही इमाम वहां पर मस्जिद में नमाज के पश्चात धर्मोपदेश देने का कार्य करता था, जिसको खुतबा भी कहते थे। और उसके पश्चात सभी जो इनका मुसलमानों का ये पवित्र स्थल जिसको मानते हैं मक्का, तो उस पश्चिम दिशा में मुंह खड़ा करके वहां पर भी वो अपना सर झुकाते। इस मक्के की ओर मुंह करके खड़े होना, इस दिशा को भी किबला कहा जाता है। इसके पश्चात कुछ मस्जिदें जिसको कह सकते हैं 12वीं सदी या 11वीं सदी के अंत में कुव्वत अल इस्लाम, ये मस्जिद दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, खलजी, तुगलक इन्होंने मिलकर ये पूरी की थी। इसको सर्वप्रथम मस्जिद भारत की कहा जाता है। और ये वर्तमान जो दिल्ली है, इसका जो पुराना शहर है दिल्ली ये कुहना, हमने मानचित्र में देखा था, इस दिल्ली ये कुहना में ये पुरानी दिल्ली जो वर्तमान है वहां पर ये स्थापित हुई। फिर बेगमपुरी मस्जिद, जिसको कि ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में ये इसकी जो राजधानी बनी जहांपना, वहां पर हुई। फिर मौत की मस्जिद, जो मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी के राज्यकाल शासनकाल में बनी। फिर जमाली कमाली की मस्जिद, ये भी इब्राहिम लोदी के शासनकाल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ। तो ये कुछ मस्जिदें थी। मस्जिदों के निर्माण में मुस्लिम जो शासक होते थे वो अपने संप्रदाय को ये अवगत कराना चाहते थे। कहीं न कहीं ये भावना होती थी कि हम मुस्लिम अनुयायियों के कितने बड़े, जिसको कह सकते हैं समर्थक है, या अपने आप को एक सच्चा मुसलमान स्थापित करने के लिए मस्जिदों के निर्माण इत्यादि के कार्य को करते थे। फिर खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, दिल्ली का साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था और इस विशाल साम्राज्य की अच्छी तरीके से व्यवस्था करने के लिए इनको सूबेदार और प्रशासकों की नियुक्ति करनी आवश्यक हो जाती थी। लेकिन हमें अच्छी तरीके से ये पता है कि जो मोहम्मद गोरी था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की सल्तनत संभाली थी और प्रारंभ में गुलाम वंश की ही एक तरीके से दिल्ली की सल्तनत पर शासन रहा है। तो ये अपने साम्राज्य में कुशल प्रशासकों की नियुक्ति सूबेदार, सामंतों, जागीरदारों की बजाय अपने गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा भी कहते हैं, तो ये गुलामों को नियुक्त
सैन्य अभियान के बारे में जानकारी दी जाती थी। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने भी गुलामों को कुछ पदों पर नियुक्ति दी। उसके पश्चात इसको खलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन्होंने भी ये जारी रखा, इसलिए कि अपने आश्रितों को वो उच्च पदों पर नियुक्त करके उनके मन में स्वयं के प्रति एक तरीके से वफादारी निभाने का भी कहीं न कहीं गुण विकसित किया जाता था। और इन गुलामों ने इन साम्राज्यों को बढ़ाने में और वफादारी करने में, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वो उसका गुलाम भी था, उसने दक्षिण के अभियानों में गजब की अलाउद्दीन खिलजी को सफलता दिलाई थी। और इस प्रकार से इन शासकों ने अपने गुलामों की उच्च पदों पर नियुक्ति की, लेकिन उच्च पदों पर नियुक्ति के कारण जो कुलीन थे, उलेमा थे या शासन सत्ता में जो थोड़ा सी जिसको कहते हैं वजूद रखने वाले थे, ये किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं थे। अतः वहां पर राज व्यवस्था में थोड़ा सी असंतुलन भी देखने को मिलता और ये गुलाम सुल्तान के प्रति ही वफादार रहते थे। सुल्तान के जो पुत्र थे, उनके उत्तराधिकारी थे, उनके प्रति इनकी वफादारी नहीं रहती थी। तो नए सुल्तान के आने पर भी इनके अंदर कभी कभी टकराव की स्थिति बनती थी। फिर इन सेनानायकों को भूमि के रूप में यानी इक्ता कहते थे, इसको वेतन के रूप में इक्ता सुपुर्द कर दी जाती थी और इनको अधिकार दिया जाता था कि वो कर इत्यादि राजस्व एकत्रित करे और अपने इनको इक्तेदार को जो भूमि दी जाती थी उस भूमि में एक निश्चित सैनिक रखने की इनको शासन की तरफ से इजाजत दी और एक तरीके से एक निश्चित कर भी एकत्रित करने का अधिकार था। इन पर एक तरीके से नियंत्रण के लिए कहते हैं कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने ये कठोर व्यवस्था लागू की थी। उस कठोर व्यवस्था में यानी इन पर देख रेख के लिए ये कहीं अनियंत्रित नहीं हो जाए, कहीं विद्रोह नहीं कर दे, तो समय समय पर इनको स्थानांतरण यानी नई जगह पर भी सूबेदार बनाकर भेजा जाता था। इन पर देख रेख के लिए लेखा अधिकारी रखा जाता था, जिसका कार्य ये था कि कहीं वो अत्यधिक कर तो वसूल नहीं कर रहे हैं और इन पर ध्यान रखा जाता था। उस समय 3 प्रकार के कर, खराज जिसको कि फसलों से किसानों से प्राप्त कर, किसानों से 50% अपनी उपज का कर दिया जाता था, मवेशी कर और गाय इत्यादि बनाने के लिए कर। तो ये दिल्ली सल्तनत के विस्तार में हमने खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन की कुछ व्यवस्थाओं को जाना है। आपको जो इसके नोट्स के रूप में, सार के रूप में आपको कुछ कार्य दिया जाएगा PDF नोट्स में, वो भी आप करेंगे और कुछ प्रश्न, मानचित्र उसको समझने का ढंग से प्रयत्न करेंगे। कम से कम 1-2 बार वीडियो देखें और समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।